नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर है और अचानक से बाजार में तेजी आई है। इसके बाद अब बाजार पे क्या करना चाहिए? कि यहां से ये तेजी और बढ़ेगी या फिर बाजार पे थोड़ा कॉशियस होने का समय है? इसको डिकोड करेंगे इस शो में। हमारे साथ रोहन कोडे जी जुड़े हैं, फंड मैनेजर इक्विटी आईटीआई म्यूचुअल फंड से। रोहन सर, बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए सर। हाय, गुड मॉर्निंग। माय प्लेजर इधर आने के लिए। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि 20 साल का अनुभव है स्टॉक मार्केट पे रोहन जी का, और आज उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और इस शो का हमारा मकसद यही होता है कि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स से हम अपने बिस्तक के व्यूअर्स की मुलाकात कराएं, और जो हम प्रश्न पूछें उससे व्यूअर्स का कुछ फायदा हो। ये पता चले कि स्टॉक मार्केट किस दिशा में जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कौन से बेहतर सेक्टर्स हैं। तो रोहन जी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। जिस हिसाब से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भरोसा दिखाया है स्टॉक मार्केट पे और लगातार स्टॉक मार्केट पे निवेश करते चले गए, उसका नतीजा है कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड स्तरों पर है। एक तो आपके पहले कमेंट्स, मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई लेवल्स, यहां से आउटलुक क्या है? राइट, या सो मार्केट तो एक लेवल पे चले गया है, लेकिन हमारा ये मानना है कि जब तक इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ कंटिन्यू हो जाएगी, तब तक आई थिंक लॉन्ग टर्म इंडिया की स्टोरी तो अच्छी रहेगी। हम सिर्फ मार्केट की लेवल देख रहे हैं, लेकिन हम उसके पीछे की स्टोरी भी हमें जाननी काफी जरूरी है। ये इतनी अच्छी ग्रोथ क्यों दिखी है या अप्रिसिएशन क्यों दिखा है स्टॉक मार्केट में? इंडिया की जीडीपी ग्रोथ काफी अच्छी रही है कंसिस्टेंटली। अगर 60% के पर जीडीपी ग्रोथ रहेगी इंडिया की, तो जाहिर है कि उसका नतीजा कंपनीज के कॉर्पोरेट्स के परफॉर्मेंस में दिखेगा। और अगर उनके रिजल्ट अच्छे रहेंगे, उनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे, तो उनके शेयर प्राइस ऊपर जाएगी और स्टॉक मार्केट भी ऊपर चले जाएगा। और ये भी देखना जरूरी है कि जो ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी दिखा रही है, वो बाकी की ना इमर्जिंग मार्केट दिखा रहे हैं, ना डेवलप्ड इकोनॉमीज दिखा रहे हैं। तो जो ग्रोथ 7% एंड अबव कंसिस्टेंटली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है, वो मैच नहीं हो पा रही काफी सारी इकोनॉमीज में। दूसरी बात ऑफ कोर्स आपने कही कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो काफी स्ट्रांग रही है, तो नेट इनफ्लोज जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के हैं, वो काफी स्ट्रांग रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इनफ्लोज भी पिछले 3 महीने से काफी स्ट्रांग रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो कंटिन्यू हो रही है। जो इलेक्शन के बाद जो नतीजे आए थे, उसके बाद लगा था कि शायद थोड़े पॉपुलिस्ट मेजर ले, लेकिन जो बजट आया उसमें हमने देखा कि ऐसे कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए नहीं थे। जो प्रीवियस पॉलिसीज थी उनकी कंटिन्यूएशन दिखी। तो ये 3 बेसिक फंडामेंटल्स हमारे अगर प्लेस में है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी। और इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी तो मार्केट आउटलुक भी काफी पॉजिटिव रहेगा। उतार-चढ़ाव बीच-बीच में आते रहेंगे। हमारा ये मानना है कि अगर कोई करेक्शन आ जाए मार्केट में, तो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। सर, करेक्शन आया तो था, अगस्त में भी आया था, सितंबर में भी आया है, लेकिन इतनी जबरदस्त रिकवरी हो जाती है, बताओ। और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म स्पैन में रिकवरी हो जाती है, सोचने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसा लगता है थोड़ा और नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेहतर। इमीडिएट टर्म्स में थोड़ा मैं पूछूं, क्योंकि आज अब बाजार में ना बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो आप क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हो? इस साल की जो अर्निंग्स होगी वो कैसे पैन आउट होगी? निफ्टी की फेयर वैल्यू क्या बैठेगी? तो मैं निफ्टी की फेयर वैल्यू तो नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मल्टीपल री-रेटिंग भी काफ़ी हो रहा है। तो एक है कि निफ्टी का जो निफ्टी के जो लेवल होते हैं वो, लेकिन दूसरी ये भी देखना चाहिए कि मिड कैप 150 इंडेक्स जो है, वो भी प्रीमियम पे चल रहा है। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, वो भी प्रीमियम पे चल रहा है। और इन 500 स्टॉक, जो निफ्टी 500 के 500 स्टॉक है, इनके अलावा जो काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो इंडेक्स में नहीं है, उनके भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो रही है। तो जो रैली है, इट हैज़ बीन लेड मेनली बाय मिड एंड स्मॉल कैप्स। एंड निफ्टी की अगर ग्रोथ देखें तो शायद मिड और स्मॉल से कम ही रही है। तो जो निवेश किया है इन्वेस्टर्स ने, काफ़ी सारा मिड एंड स्मॉल कैप में भी किया है। एंड ब्रॉड बेस्ड रैली हमें दिखने को मिल रही है। तो अगर जीडीपी ग्रोथ 60% है, तो निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ है वो जनरली डबल डिजिट में होती है। और स्मॉल कैप और मिड कैप की उससे 5 से 10% ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ होती है। अगर ये लॉन्ग टर्म सीएजीआर हम मेंटेन रखेंगे, तो कोई शक नहीं कि हमें और ग्रोथ कंटिन्यूअस दिखेगी अगले 5, 6, 7 साल में, निफ्टी में, मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में। और जो काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो इंडेक्सेस में है नहीं, आगे जाके वो भी इंडेक्स में आ सकती है। बाजार के पास जो इमीडिएट ट्रिगर है वो है यूएस फेड की पॉलिसी। आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं सर? ईसीबी ने तो 2 बार ब्याज दरें घटा दी। यूएस फेड इस बार फैसला लेगा? स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन तो है कि एक
कट इस साल आ जाए, एटलीस्ट एक कट आ जाए और एक अगले साल आ जाए, तो हम भी वही मान के चल रहे हैं, जो ब्रॉड बेस्ड स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है उसको उसके हिसाब से ही प्रोबेबली मूवमेंट आनी चाहिए। एंड वो एक सिग्नल होगा जनरली कि ओके अभी टाइटनिंग फॉर्मली खत्म हो चुकी है एंड अभी ईजिंग का फेज चालू हो गया है। वैसे तो रेट इंक्रीज तो काफी टाइम में हुआ नहीं है, बट बीच बीच में डर था कि अगर इन्फ्लेशन प्रिंट ज्यादा आ गया तो शायद एक 25 बिप्स का इंक्रीज कर दे। वैसा तो कुछ हुआ नहीं है अभी। रेट कट साइकिल जब चालू होती है तो उसके बाद वो रिवर्सल इमीडिएटली होता नहीं है, तो रेट कट कंटिन्यूस आते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्वांटम थोड़ा माइट वेरी डिपेंडिंग अपॉन इंटरनल उनकी जो पैरामीटर्स है और पॉलिटिकल कंपल्शन है, वो देखिए क्वांटम माइट वेरी, बट डायरेक्शनली देन इट विल फॉर्मली सिग्नल दे देंगे कि ओके यहाँ से ईजिंग पॉलिसी चालू हो रही है, हमें ग्रोथ को अभी सपोर्ट करना है, ना कि इन्फ्लेशन पे ध्यान देना है। सो उस हिसाब से आई थिंक एक CY 25 में हमें और भी रेट कट दिखने चालू हो सकते हैं एंड देन ग्लोबली सब जगह पे इंक्लूडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज में रेट कट चालू हो जाए। एंड ये रेट कट साइकिल जो चालू हो जाएगी देन जो इंडिया की केपेक्स स्टोरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टोरी है, उसको और एक ट्रिगर मिल सकता है। जैसे केपेक्स काफी सारे केपेक्स गवर्नमेंट ड्रिवन है, या तो PLI टाइप इंसेंटिव ड्रिवन है या फिर PSU केपेक्स ड्रिवन है। आगे जाके प्राइवेट सेक्टर केपेक्स भी इस केपेक्स स्टोरी में कंट्रीब्यूट करना चालू करेगी, और अगर रेट कट आगे हमें दिखने चालू हो जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़नी चालू हो जाती है। तो सर कौन से सेक्टर्स फिर ऐसे सिनेरियो में जहां पर रेट कट की उम्मीद हो, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स पे हो, आप एज अ फंड मैनेजर कौन से सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे काफी बुलिश है। इसका मतलब ये है कि हम कैपिटल गुड्स सेक्टर पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुलिश है। पिछले 2-3 महीने से कैप गुड्स सेक्टर में थोड़ी करेक्शन दिखी है, और इसके रीजन इलेक्शन रिजल्ट भी थे कि ओके गवर्नमेंट फोकस हट सकता है, बट एज आई सेड पहले कि बजट में तो ऐसे कुछ दिखा नहीं हमें। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, ये सेक्टर काफी अच्छे दिखते हैं। लेकिन अगर हम एक साल की बात करें तो रेट कट के हिसाब से आईटी सेक्टर भी अच्छा दिखना चालू हो जाता है। इसके अलावा हम फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में भी पॉजिटिव है, बिकॉज ये सेक्टर ऐसा है कि ये स्ट्रक्चरली ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसमें इस सेक्टर में ग्रोथ तो कंटिन्यू दिखनी चालू होती है, और काफी सारे टेलविंड्स भी इस सेक्टर में दिख रहे हैं। तो इस सेक्टर पे भी हम पॉजिटिव है। सो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर्स पे हम काफी बुलिश हैं। ऑटो सेक्टर पे आपका क्या आउटलुक है? हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट आई थी एक बड़ी कंपनी के ऊपर, टाटा मोटर्स के ऊपर रिपोर्ट आई थी सर, यूबीएस की, और हिला के रख दिया, बताओ स्टॉक को किस तरह पे इतनी जबरदस्त मुनाफा वसूली हो गई। ओवरऑल ऑटो सेक्टर अभी आपको कैसा लग रहा है? सो ऑटो सेक्टर पिछले 1-1.5 साल से काफी अच्छे नंबर्स दिखा रहा है, सेल्स काफी अच्छी हो रही है। हमने अभी मई के बाद थोड़ा देखा है कि थोड़ी स्लगिशनेस दिखनी चालू हुई है फोर व्हीलर सेल्स में। कमर्शियल व्हीकल सेल भी अच्छे नहीं कर रहे, पैसेंजर व्हीकल सेल में भी थोड़ी धीमी गति से सेल्स हो रहे हैं और इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ गई है। तो इस सिचुएशन में जनरली ऐसे लग रहा है कि एक थोड़ा FY 25 ईयर ऑफ रीसेट हो सकता है फॉर द फोर व्हीलर सेक्टर। बट जैसे इंडिया ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू, CV सेक्टर विल डू वेल, एंड एज कंजम्पशन स्टार्ट्स टू पिक अप तो इवन फोर व्हीलर सेक्टर कैन डू वेल। टू व्हीलर सेक्टर तो लो बेस और एंट्री लेवल होने के वजह से अच्छे सेल दिखा रहा है। तो ये थोड़े से साइक्लिकल सेक्टर है, कभी कभी इनको एक ईयर ऑफ रीसेट भी लगता है, जिसके बाद वो नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्रोथ पे चले जाते हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है अगर ऑटो OEM सेक्टर में। फिर भी ऑटो एंसिलरी सेक्टर हमारे हिसाब से ठीक ही कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, एक्विजिशंस एंड एंटरिंग न्यू मार्केट्स वो काफी ज्यादा रहते हैं। तो और नई टेक्नोलॉजीज भी काफी सारी इंट्रोड्यूस होती रहती है। तो भले ही ऑटो सेक्टर शायद इस साल ज्यादा अच्छा ना करे, ऑटो एंसिलरी सेक्टर का परफॉर्मेंस जो हमने अभी तक भी देखा है 6 महीने में काफी अच्छा रह चुका है, और अगले 6 महीने भी में भी ठीक ही रहेगा। कंसर्न तो वहां पे भी आ सकती है क्योंकि यूरोप में स्लो डाउन हो रहा है, या US में पिकअप शायद देरी से हो जाए। लेकिन ओवरऑल हम अगर देखें ट्रेंड भी, ऑटो एंसिलरी सेक्टर ऑटो सेक्टर से ज्यादा ग्रोथ करता है, और ये स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी भी रह चुकी है। तो एज अ ब्रॉड बेस्ड थिंग आई थिंक ऑटो सेक्टर FY 26 में शायद अच्छा करे, लेकिन ऑटो एंसिलरी सेक्टर कंटिन्यूस बेसिस पे अच्छा कर सकता है।
सर कभी कभी ऐसा होता है स्टॉक मार्केट पे कोई सेक्टर में रिटर्न्स एकदम से धीमी गति से मिलने शुरू होते हैं, और इस बार वो नंबर आ रहा है बैंकिंग का। ये बैंक्स क्यों नहीं आउट परफॉर्म कर रहे मार्केट को? और अभी किसी को अगर नजरिया रखना हो 3 से 4 साल का, तो क्या बैंकिंग स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं? अब रिपोर्ट तो यहाँ पर भी आई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, वो स्टॉक भी टूट गया। तो करना क्या चाहिए? तो बैंकिंग सेक्टर हम उसको अभी पहले ये था कि सबकी नज़र प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ही होती थी। लेकिन अगर हम पिछले 2 या 3 साल में देखें, तो काफ़ी सारे नए सेगमेंट्स भी ओपन अप हुए हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ पे वो निवेश कर सकते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज़, लाइफ हो या जनरल हो, कैपिटल मार्केट प्लेस, ब्रोकिंग, म्यूचुअल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़, ये काफ़ी सारे नए सेगमेंट्स ओपन अप हो चुके हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक एक ही ऑप्शन नहीं बचा है। और पिछले 1.5 साल में जो हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अ, थी, उनका भी री-रेटिंग हो चुका है। तो एक है कि हमें सिर्फ यही नहीं देखना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा नहीं कर रहे। ओवरऑल जो बीएफएसआई इकोसिस्टम है स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए, वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिटर्न भी बन चुके हैं, अगर आपने सही सेगमेंट में निवेश किया हो। रही बात सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, तो वैल्यूएशन के बेसिस पे अभी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के बेसिस कंपेयर करें, तो काफ़ी सस्ते हो चुके हैं। तो यहाँ से ऐसे लगता नहीं है कि डाउनसाइड कुछ है। अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पे। और एक बात ये भी हमें देखनी चाहिए कि ग्रोथ कैसी आ रही है इन कंपनीज़ में, इन बैंक्स में। कुछ बड़े बैंक्स हैं, उनका बेस इतना बड़ा हो चुका है कि जैसे हिस्टोरिकल ग्रोथ आई है, उस हिसाब से उनकी ग्रोथ आने के चांसेस थोड़े कम हैं। और इंटरेस्ट रेट कट की बात करें, तो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, तो इनमें भी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिख सकता है हमें। तो शायद बड़ी अपसाइड ना हो, लेकिन यहाँ से टैक्टिकल प्ले या वैल्यूएशन प्ले हो सकता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। बाकी जो बैंकिंग सेगमेंट्स मैंने बताया, कुछ-कुछ तो वैल्यूएशन के बेसिस पे थोड़े महँगे लगते हैं कुछ सेगमेंट्स, लेकिन साइकिल प्ले करें या फिर सही स्टॉक में निवेश करें, तो आई थिंक वहाँ पे भी इन्वेस्टर्स के अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एनबीएफसी एज अ पॉकेट ही बहुत एकदम से फोकस में आ गया मार्केट के, और उसका एक कारण बन गया बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ आया है। ऐसे भर भर के बोलियां मिल गई। 67.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 6,560 करोड़ रुपए जुटाना चाहते थे, उसके मुकाबले 3.24 लाख करोड़ रुपीस मिल गए, जो इंडिया की जीडीपी का 1% हिस्सा है। तो इतना यूफोरिया कैसे आईपीओ मार्केट में? आई थिंक कुछ अच्छी कंपनीज़ आई है जिनके आईपीओ और जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने अच्छे रिटर्न बने हैं। कुछ छोटी कंपनीज़ आई है, जहाँ पे बिज़नेस तो अच्छे थे उनके, लेकिन ऑफ कोर्स फ्लोट कम था। तो अ, इन्वेस्टर्स को अच्छी लॉन्ग टर्म स्टोरीज़ में भी इन्वेस्ट करने में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो उस हिसाब से आई थिंक हर एक बुल मार्केट में देखें तो आईपीओ का यूफोरिया तो काफ़ी होता है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ होती है कि जैसे बुल मार्केट थोड़ा ठंडा हो जाए या मार्केट में करेक्शन आ जाए, तो वो यूफोरिया सस्टेन नहीं कर पाते। ऐसे टाइम में जो एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आई थिंक इन्वेस्टर्स का कम्फर्ट भी ज़्यादा रहता है कि अगर दूसरे 2-3 सेगमेंट्स में उनके ऑलरेडी अच्छे बिज़नेसेस है, तो ज़ाहिर है कि इस सेगमेंट में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक कम्फर्ट फैक्टर के हिसाब से भी वो यूफोरिया ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड एवरी आई थिंक बुल रन में हमने ये देखा है कि इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ होता है, आईपीओज़ भी ज़्यादा आते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर अगले 3-4 साल में जो क्वालिटी की कंपनीज़ है, वो प्रीमियम मेंटेन कर पाती है, और जिनके बिज़नेस मॉडल उतने रोबस्ट नहीं होते, जो डाउनटर्न देख नहीं पाते, वो फिर डी-रेटिंग भी देखना चालू कर जाते हैं। सो आई थिंक दिस बुल रन इज़ नॉट एनी डिफरेंट। यहाँ पे भी हम सेम यूफोरिया देखेंगे, और फिर बाद में जभी भी करेक्शन मार्केट में आएगा, भले ही वो अ, डोमेस्टिक रीज़न हो या फिर मैक्रो हो, कोई ब्लैक स्वान इवेंट हो, देन जो कंपनीज़ के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, उनके प्रीमियम और बढ़ते जाएँगे वैल्यूएशन के, और जो वीक है, उनके वैल्यूएशन डिस्काउंट पे चले जाते हैं। वैल्यूएशन से दिस जी, वैल्यूएशन से एक बात निकल के आई, ये जो सर आप बुलिश हो क्या डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर और रेलवे स्टॉक्स के ऊपर और पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर? क्या आपके फंड का एलोकेशन है, या फिर गिरावट में आप खरीदोगे? क्योंकि हमारे पास तो बहुत सवाल आते हैं कि खरीदने हैं,
तो डिफेंस स्टॉक्स पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? आप एज अ फंड मैनेजर क्या अप्रोच रख रहे हो डिफेंस, रेलवेज और पीएसयू स्टॉक्स? सो हमने डेफिनेटली पार्टिसिपेट किया डिफेंस एंड रेलवे स्टॉक्स की रैली में। अगर हम हमारी रिसेंट फैक्ट शीट देखें तो हमने उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी कर दिया है। और इसलिए नहीं कि लॉन्ग टर्म स्टोरी उनकी कुछ खराब होगी, हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर नियर टर्म पर्सपेक्टिव देखें जो इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, तो उस हिसाब से हमें पोजिशनिंग भी करना था कि थोड़ा आईटी का एक्सपोज़र जो हमारा अंडरवेट था जब हम डिफेंस और कैप गुड्स पे ओवरवेट थे, हमें आईटी एक्सपोज़र भी बढ़ाना था। तो टैक्टिकल पोर्टफोलियो शिफ्ट करने के रीज़न से हमने जो हमारा एक्सट्रीम ओवरवेट था कैपिटल गुड्स का, उसको हमने ओवरवेट मा 1 टू 2% ओवरवेट टू इक्वल वेट पोज़ीशन में लेके हमने कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट किया है। सर आपने हमारे हिसाब से जो ऑर्डर बुक सिनेरियो है यस। नहीं नहीं, यू कैन कंटिन्यू। वो थोड़ा ग्लिच आ गया था, उसकी वजह से। आप जो बोल रहे थे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, ओके, ओके। तो ऑर्डर बुक कंपनीज़ के है वो काफ़ी हद तक रोबस्ट है ऑर्डर बुक सिनेरियो। और इस ऑर्डर बुक सिनेरियो की वजह से आई थिंक उनकी लॉन्ग टर्म स्टोरी तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एग्ज़ीक्यूशन शायद थोड़ा डिले हो सकता है बिकॉज़ कैपेसिटी है नहीं। लेकिन लॉन्ग इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल जाएगी शायद तेज़ी से कैपेक्स कर सकते हैं या कोई नया प्लेयर भी आ सकता है। सो हमें ये लगता है कि रेलवे डिफेंस ये स्ट्रक्चरल स्टोरीज़ है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन नियर टर्म में शायद थोड़े वैल्यूएशन ज़्यादा ही महँगे हो चुके हैं। तो हमने थोड़े अदर अपॉर्च्युनिटीज़ देखे आईटी और फार्मा में जिस पे हम कैपिटलाइज़ करना चाहते थे और जहाँ पे हम अंडरवेट थे, तो वहाँ पे हमने हमारी इक्वल टू ओवरवेट पोज़ीशन बनाने के लिए थोड़े कैप गुड्स में प्रॉफिट बुकिंग किया। लेकिन इतना वो एक्सट्रीम ओवरवेट हमने कट किया है। सो इवन नाउ हम कैपिटल गुड्स में इक्वल वेट टू मार्जिनली ओवरवेट है। सर इंटरनेशनल मार्केट पे जो इस बार एकदम से करेक्शन आई थी ना, उसका एक केंद्र बिंदु बन गया था कच्चा। जबरदस्त मुनाफा वसूली हुई है इंटरनेशनल मार्केट पे। अब कुछ फायदा क्रूड डेरिवेटिव से जुड़ी कंपनियों को मिल गया और ऑयल प्रोड्यूसर्स के स्टॉक टूट गए। तो एज अ कमोडिटी आपको कैसा लग रहा है कच्चा तेल, और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे क्या होगा? और ये जो अभी हुआ एकदम से रीशफलिंग की, क्रूड प्रोड्यूसर्स, ऑयल प्रोड्यूसर्स के स्टॉक गिरे हैं और पेंट कंपनियों के, एविएशन कंपनियों के चढ़े हैं, तो इसको क्या यही ट्रेंड आप कंटिन्यू होता देखते हो? सो ये जो कच्चा तेल के जो भाव गिर गए, वो एक थोड़ा सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म भी करने की कोशिश करते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़। तो उन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्शन कट्स के बारे में डिस्कशन शुरू किया और ये सीज़नली भी इस टाइम में थोड़ा क्रूड ऑयल का के प्राइसेस ठंडे होते हैं क्योंकि वो विंटर डिमांड खत्म हो गया, फिर अभी नेक्स्ट विंटर के लिए स्टॉकिंग करना शुरू होना है। तो नियर टर्म बेनिफिट तो है जो क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे आपने पेंट कंपनीज़ बोली, फिर काफ़ी सारे अदर यूज़र्स हैं, उनको भी बेनिफिट दिखना तो लाज़मी है उसमें कि बेनिफिट दिखना चालू हो जाएगा। और ऑयल कंपनीज़ जो है करेक्शन दिखा है, लेकिन हमें ये लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो क्रूड का है वो शायद 70 से 75 के बीच में हो सकता है। तो बीच-बीच में वोलेटिलिटी आएगी। कभी-कभी ऊपर भी चले जाते हैं तो कंसर्न आ जाती है। इस बार नीचे चले गए तो ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑयल ड जो इनिशियल यूज़ करते हैं उन पे थोड़े कंसर्न दिख रही है। तो एंड यूज़र कंपनीज़ को बेनिफिट है। लेकिन अ, हमें ये लगता है कि वो बैलेंस करवा देंगे और 70 टू 75 के रेंज में क्रूड ओवर लॉन्ग टर्म ट्रेंड होना चाहिए। फिर से आते हैं सर कुछ और सेक्टर्स पे। उसमें एफएमसीजी है जो इस समय दिख रहा है बाजार पे आउट परफॉर्म करता है। क्या कुछ कारण है और एकदम से बाजार का इंटरेस्ट एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर क्यों आया? एफएमसीजी जनरली एक डिफेंसिव के हिसाब से भी देखा जाता है मार्केट से। और अगर हम अभी देखें कि इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट है, तो जो ब्लाइंड तेजी थी मार्केट में देन था। तो इस हिसाब से एफएमसीजी में अभी इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। दूसरी बात ये भी है कि रूरल इकोनॉमी में थोड़े ग्रीन शूट्स दिखने शुरू हुए। तो कंज्यूमर स्टेपल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी ज़्यादा बिकने शुरू हो जाएँगे। एंड इस हालत में फिर एफएमसीजी सेक्टर के ग्रोथ जो नेगेटिव चल रही थी या फ्लैट चल रही थी, उसमें थोड़ी ग्रोथ आने की संभावना है। तो इंटरेस्ट भी एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी अच्छा हो चुका है।
ये सेक्टर काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ सालों में, तो एक कैचअप ट्रेड भी जरूरी था इस सेक्टर में। सर, अगस्त का डेटा ही बताता है कि म्यूचुअल फंड में ग्रॉस एसआईपी इनफ्लो 23,332 करोड़ से बढ़कर 23,547 करोड़ रुपए हुआ है मंथ ऑन मंथ। 23,547 करोड़ रुपए की एसआईपी लगी हुई है म्यूचुअल फंड में, और इक्विटी इनफ्लो शानदार देखने को मिल रहे हैं। अब फंड मैनेजर्स के पास क्या ये अपॉर्चुनिटी है या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती चली जा रही है? क्योंकि इतना पैसा आ रहा है, बताओ, आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि बार बार जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी में पैसा डालें, या फिर बहुत ज्यादा चर्निंग करने को मिलेगी और फटाफट से जहां पर एकदम से एस्केलेट हो जाए, रिटर्न्स मिल जाए, वहां प्रॉफिट बुकिंग करो और उसके बाद फिर कोई सस्ता स्टॉक ढूंढो। तो फंड मैनेजर्स का काम तो बढ़ गया बहुत ज्यादा इस हिसाब से। तो हमारा ये मानना है कि सिर्फ चर्न नहीं देखना चाहिए, रिटर्न कैसे बनते हैं वो भी देखने चाहिए, और एक कोर पोर्टफोलियो, एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो बना के हम चलते हैं। सो 75% तो कोर पोर्टफोलियो रहता है, बाकी डिपेंडिंग अपॉन द टाइम 15 से 25% आप टैक्टिकल पोर्टफोलियो रख सकते हो, जहाँ पे चर्न कर सकते हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्लोबल ग्लोबल मैक्रोज या ग्लोबल कमोडिटी मूवमेंट्स की वजह से काफी इम्पैक्ट दिखना चालू होता है। अपने कच्चे तेल की बात की, तो इन सेक्टर्स में कभी कभी ज्यादा लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लिया जा सकता है, तो उसमें थोड़ा 6 to 12 मंथ व्यू लिया जाता है, एंड देन वहां पे चर्न थोड़ा ज्यादा दिख सकता है। रही बात इन्फ्लोज की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हर एक बुल मार्केट में इन्फ्लोज काफी स्ट्रांग रहते हैं, और इस बार लकीली हमें ये भी देखने मिला है कि काफी सारे सेगमेंट्स फंड मैनेजर्स पिछले साइकिल में शायद ज्यादा नहीं छूते, जैसे पीएसयू बैंक्स हो या मेटल कंपनीज हो, ये भी काफी अच्छे कर रही है। और इसका दो तीन कारण है इसके, कि क्वालिटी ऑफ कैश फ्लोज काफी कंपनीज की इंप्रूव हो चुकी है, बैलेंस शीट कोविड के बाद काफी इंप्रूव हो चुकी है, डी लीवरेज बैलेंस शीट्स है, तो ये डोमेस्टिक फ्लोज है, ये एकोमोडेट हो पा रहे हैं इसमें। लेकिन ऑफ कोर्स डोमेस्टिक सेक्टर जब इन्फ्लो जब स्ट्रांग होते हैं तो वैल्यूएशंस भी थोड़े बहुत एलिवेट हो ही जाते हैं। जैसे आप अगर कोई मिड कैप फंड की बात करें, तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स होता है निफ्टी मिड कैप 150, तो इन 150 स्टॉक्स में 65% हर एक मिड कैप फंड को इन्वेस्ट करना होता है। तो स्कैरसिटी प्रीमियम की वजह से भी वैल्यूएशन महंगे दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तक ग्रोथ स्ट्रांग है कंपनीज की, तो उन कंपनीज में फ्लोज आते रहेंगे और उन कंपनी के वैल्यूएशन हायर लेवल पे ही रहेंगे। तो जब तक इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्ट्रांग है और स्पेसिफिक कंपनीज की ग्रोथ स्ट्रांग है जो इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स है, और नई अपॉर्चुनिटीज आती रहती है, नए आईपीओ आते रहते हैं जो इंटरेस्टिंग कंपनीज है और जिनकी लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है, तो आई थिंक एज अ फंड मैनेजर मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत होती नहीं है, कि मेरे ऑप्शंस टू इन्वेस्ट काफी अच्छे रहते हैं। तो मार्केट के इस पड़ाव पे सर क्या पैसिव फंड्स का चुनाव करना ठीक रहेगा? इंडेक्स फंड्स में नियमित रूप से निवेश कर दे, या फिर अगर किसी को एक मुश्त निवेश करना हो भी इंडेक्स फंड में, तो आप सजेस्ट करोगे? अभी सिंस मैं एक्टिव फंड मैनेजर हूँ, मैं तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मार्केट की जो रैली दिखी है हमने कोविड के बाद, ये वन वे रैली है। तो इंडेक्स फंड्स ने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं, एक्टिव फंड मैनेजर्स ने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन जब मार्केट स्टैग्नेशन मोड में चले जाता है, तो इंडेक्स फंड्स के रिटर्न कम हो जाएंगे, एक्टिव फंड मैनेजमेंट में पोटेंशियल ज्यादा होगी रिटर्न्स देने की। लेकिन ये मेरा बायस्ड व्यू है, बिकॉज मैं एक्टिव फंड मैनेजर हूँ, तो मैं ईटीएफ्स नहीं रिकमेंड करूंगा, मैं एक्टिव फंड मैनेजमेंट ही रिकमेंड करूंगा। तो किसी को अगर अभी फंड सेलेक्ट करने हो तो किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म? सो फॉर लॉन्ग टर्म आई थिंक ग्रोथ होती है मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो जिनकी रिस्क प्रोफाइल अच्छी हो, ये मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन्हें बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल चाहिए, वो फ्लेक्सिबल मल्टी कैप फंड्स सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिन्हें 3-4% रिटर्न चाहिए और एज अ CAGR, वो लार्ज कैप फंड्स सिलेक्ट कर सकते हैं। सर, एक प्रश्न ये भी है कि किसी ने अगर लोन ले रखा हो, होम लोन, और उसको सब कुछ इस साल की किस्तें विस्तें भरने के बाद अगर उसके पास फिर भी हर महीने के 10,000 रुपये बचते हैं, साल के 1,20,000 रुपये बचते हैं, तो क्या वो अपने लोन की ईएमआई और प्रीपे करने की कोशिश करे या फिर म्यूचुअल फंड में डाल दे? क्योंकि हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी मार्केट पे एकदम से बूम आया हुआ है, प्रॉपर्टी प्राइसेस ही शूट अप कर गए हैं, होम लोन की ईएमआई बहुत हैवी हो गई हैं।
तो आप क्या सलाह देंगे? तो एक बैलेंस अप्रोच जरूरी है। डिपेंड्स ऑन आपका लोन कितना, आपकी सैलरी के कितने प्रोपोर्शन में है, और आपकी ईएमआई एज अ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी कितनी है। अगर ये हर एक इंडिविजुअल के बेसिस पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली जैसे हम कंपनीज को डेट फ्री हो तो ज्यादा मल्टीपल देते हैं, वैसे ही एज एन इंडिविजुअल आपका लेवरेज उतना ही हो जितना आपको इनकम टैक्स की वजह से लगता हो, या फिर नेसेसरी हो टू लिव, एक अच्छा घर खरीदने के लिए, तो लिमिट में रहना चाहिए। ज्यादा एक्सपोजर लेके आप इक्विटी में डालोगे, और जैसे हमने देखा कि प्रीवियस क्रैश आए थे, वो कोविड का किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। तो इस क्रैश में जिन्होंने क्रैश के पहले इन्वेस्ट किया हो, वो 1 साल से 4 या 5 साल में चले गया। तो ऐसे रिस्क, आपको डेट, आपके सर पे डेट हो तो इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। सो डेट कंट्रोल में होके फिर आप इक्विटी में ज्यादा निवेश कर सकते हो। तो कर्जों को जितना कम कंट्रोल में रखें, जितना कर्जों पे कंट्रोल रखें उतना बेहतर। उसके बाद फिर आप स्टॉक मार्केट पे नियमित निवेश करेंगे लंबी अवधि में तो यस, फायदा होगा। राइट सर। तो आपका ये फाइनल मैसेज क्या होगा जो यंग इन्वेस्टर्स आए हैं स्टॉक मार्केट पे और जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा सर? इस समय तो बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू हो गया है लोगों का, क्योंकि देखिए सिखाया भी यही जा रहा है। ज्यादातर जो एजुकेशनल वीडियोस है ना, वो यूट्यूब और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और डेरिवेटिव मार्केट्स वाले ज्यादा दिखाई देते हैं, वैल्यूएशंस वाले नहीं दिखाई देते। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव तो है भी नहीं, ऐसा लग रहा है इस यूथ जनरेशन का। अभी क्या उनको अप्रोच रखनी चाहिए और कैसे वो लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट करें? आई थिंक इन्वेस्टिंग इज रिक्वायरमेंट, ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं। ट्रेडिंग तो करके आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन आपके ज्यादातर फोकस इन्वेस्टमेंट पे हो, और ट्रेडिंग ना करे तो ही अच्छा हो। बिकॉज क्या है कि फिर अच्छे स्टॉक्स आप मिस आउट कर सकते हो। कोई कंपनी, अच्छी कंपनी आप आइडेंटिफाई करेंगे, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर रहेंगे, तो आप 20% पे निकल जा सकते हो, या फिर अच्छी कंपनी रहेगी, ये थ्री थ्री टाइम्स या 4 टाइम्स रिटर्न भी दे सकती है, अगर आप उसे सफिशिएंट टाइम दो। ट्रेडिंग करके 20% पे निकल के चर्न करके आपके इतने रिटर्न्स नहीं बन पाएंगे। सो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आई थिंक अगर पैसे की जरूरत ना हो तो आप इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी में करके उसको वैसे ही रखें, तो आपके रिटर्न जनरेशन जो हो, परसेंटेज ऑफ रिटर्न हो, काफी अच्छा दिखेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हमने ये भी देखा है कि पिछले 3-4 साल से मार्केट ने सिर्फ वन वे अपसाइड ही देखी है। सो कभी ना कभी इन्वेस्टर्स को ये भी देखना पड़ता है कि शायद डाउनसाइड भी दिखनी चालू शुरू हो सकती है। तो उस हिसाब से ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में फिर वो लॉसेस आपको कंपलसरी बुक करने पड़ते हैं। आपके अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो तो आप बैड टाइम्स देख सकते हो, और अच्छे स्टॉक्स में आप नीचे के लेवल पे भी फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ज्यादातर आपका फोकस इन्वेस्टिंग पे होना चाहिए, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स जिनकी आगे 30 इयर्स की करियर जर्नी आगे भी हो। तो जितनी जल्दी इन्वेस्ट करे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, तो उनके रिटर्न उतने ही ज्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे। लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। और एक बहुत बेहतर बात कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में भी, और इन्वेस्टमेंट में आप वो बुरा फेज झेल सकते हो अगर आपने लंबी अवधि के लिए लिया है और सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। बहुत कुछ सीखने को मिला सर। रोहन सर, आपसे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस तक को अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, माय प्लेजर। बाय।